हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीप राजचंद्राकर और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, उसमें आप प्रोडक्शन देख रहे हैं। और टिल नाउ जैसे हमने बात किया है कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से आर्क वेल्डिंग के बारे में बात किया था कि किस तरीके से चीज़ें होती है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी बातें मैंने आपसे कर ली थी। अब देखो, उसमें से कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें आपका न्यूमेरिकल, मतलब एज सच अगर मैं गेट एग्जामिनेशन में बात करूं तो ज़्यादातर पोर्शन क्या होता है आपका न्यूमेरिकल ही होता है। सो उस तरीके से मैं बात करते हुए चल रहा हूं, लेकिन जहां जहां ज़रूरत है थोड़ी बातें मैं उस वे में ले जाता हूं थ्योरी साइड की, आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाए। ठीक, हालांकि क्रैश कोर्स है, हाई यील्ड पॉइंट ही पढ़ना है, लेकिन यार इस तरीके से पढ़ना है कि इतनी चीज़ें हम पढ़ लिए भाई, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड है सर, जो 80% आपने करा दिया, जो अब 20% मुझे करने की नीड है, सो वो मैं कर लूँगा। ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसके लिए मैं हमेशा आपको गाइड करते रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, कि भाई पुराने क्वेश्चंस लगाइए, आप नोट्स बनाइए उसके, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप पूरा आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अब प्रोडक्शन में ना जितने मार्क्स के हमें क्वेश्चंस आएंगे वो सारा आराम से अपन कर लेंगे। ठीक, रही बात, देखिए अभी तक अगर मैं बोलूँ तो ये 20वां लेक्चर है ओवरऑल। ठीक, सो अगर मैं 20वां लेक्चर के बारे में बात करूँ तो इतने सारे और मल्टीपल सब्जेक्ट चल रहे हैं, पैरेलली 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके क्रैश कोर्स में। सो इतने सारे सब्जेक्ट प्लस इतने सारे अब लेक्चर्स हो गए हैं, तो क्या होते जाता है, हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। मैं पहले ही बोला हूँ, इंसान की सबसे अच्छी फितरत होती है कि वो भूल जाता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, रिविजन करना, रिविजन करना। सो अब देखिए, ऑलरेडी ये क्रैश कोर्स का है, लेकिन इसमें भी ना आप ये कोशिश कीजिए कि भाई एक सब्जेक्ट का, जैसे अगर मैं बोलूँ 20 लेक्चर अभी है ना, आपका कॉपी अच्छा खासा अभी भर गया होगा, साथ के साथ आप प्रैक्टिस, तो ये कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन है इसको ना और कंसाइज करने की कोशिश कीजिए, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अगर आप कंसाइज कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। शॉर्ट नोट्स इज नथिंग बट अ लाइन डायग्राम। एक लाइन डायग्राम होता है कि मतलब मुझे ना ये चीज़ें किस तरीके से याद रखनी, किस सीक्वेंस में मैंने पढ़ा था और किसके बाद क्या आता है, तो ये मेरे दिमाग में आ जाए, उसके लिए मैं पेपर में एक लाइन डायग्राम बना लेता हूँ, मतलब लिख लिख के कि हाँ ये फॉर्मूला है, ये चीज़ें हैं। सो एक रूपरेखा होता है जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप एकदम आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो 3 घंटे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वो 3 घंटे का जो प्रिपरेशन है ये रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कि भाई कंटिन्यू जब तक रिवीजन नहीं करोगे। और रिवीजन का ना आप स्लॉट बना लीजिए, कैसा होना चाहिए रिवीजन का वो, कि भाई सबसे पहली बात तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी लेक्चर देखते हो, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितने देर का भी हो लेक्चर, आप जब देखते हैं उसके बाद आपके पास एक नोट्स तैयार हो गया, जो भी सर ने बताया है ना कि ये चीज़ें हैं, आपके पास एक नोट्स तैयार हो गया। अब उसको तुरंत ही लेक्चर के बाद ही ना तुरंत पलट लीजिए, तुरंत देख लिया अपन, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम दे सकते हैं, तुरंत देख लिए, तो वो चीज़ें ना आराम से अपन कनेक्ट कर पाते हैं, जो डॉट्स होते हैं उसको कनेक्ट कर पाओगे। और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको सवाल लगाने चाहिए, उससे रिलेटेड आपको सवाल लगाने चाहिए कि भाई कौन कौन से सवाल इससे रिलेटेड है ना। और ज़रूरत पड़ी, और ज़रूरत पड़ी तो और क्या कर सकते हैं कि बुक रिफर कर सकते हैं। तो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि जिस तरह से समय है आपके पास, तो एक एक रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक रख सकते हो। जैसे प्रोडक्शन के लिए मैंने बोला है घोष एंड मलिक, बट दैट इज़ नॉट इनफ ना। प्रोडक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बुक से आप नहीं कर पाओगे, एक बुक से नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें ना एक बुक में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ भाई, हो सकता है आपने देखा होगा तो आप बता सकते हैं मुझे, है ना। मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं बहुत सारी बुक जितना और इतने साल का अनुभव है, तो मुझे लगता है कि मैं सही हूँ इस पर, ठीक है ना। एक बुक में सारी चीज़ें नहीं है, किसी में हो सकता है मैक्सिमम पोर्शन, जैसे घोष एंड मलिक में मैक्सिमम पोर्शन है। अब आप बोलोगे एडवांस मशीनिंग है क्या सर उसमें, नहीं है एडवांस मशीनिंग। क्या मेट्रोलॉजी है सर, नहीं है उसमें मेट्रोलॉजी। सो कहीं किसी बुक में मेट्रोलॉजी होगा, एडवांस मशीनिंग फिर नहीं होगा। सो ये चीज़ें इस तरीके से ना कुछ कुछ पोर्शन नहीं है, सो उसके लिए हमें बहुत जगह से रेफरेंस लेना पड़ता है। सो दैट्स वाई मैं लेक्चर्स इस तरीके से अरेंज करके आपको दे रहा हूँ कि भाई आप लेक्चर रिफर कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, आप आराम से इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, एक ही सब्जेक्ट है क्या गेट एग्जाम में, नहीं ना भाई, अपने को तो पूरे सब्जेक्ट लेके चलना है, तभी स्कोर कर पाऊंगा ना, तभी स्कोर कर पाऊंगा। सो पूरे सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली
लेना रहेगा। सो अभी फिलहाल आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिलहाल टिल नवंबर, टिल 15 दिसंबर तक हमारा क्रैश कोर्स, दिसंबर मतलब हमारा प्लान है जनवरी तक ले जाने का, 5 जनवरी तक, है ना, कि चीज़ें पूरी ख़त्म कर दे, अपन पूरी ख़त्म कर दे। ऑलमोस्ट क्रैश कोर्स का जैसा प्लान है ना, हम कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये हमारा प्लान है। लेकिन आपको पता है पैंडेमिक सिचुएशन है, जैसा प्लान किया वैसा एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। और उसी पे हार्ड वर्क चल रहा है एकदम ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया था कि किस तरीके से काम करता है, आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, कौन कौन से आपके सोर्सेज होते हैं जिसके बेसिस पे आप आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करते हो। अगर मैं कुछ बात करूं कि आपका आर्क वेल्डिंग का मशीन होता है, तो मशीन को किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। सो मशीन स्पेसिफिकेशन, मशीन स्पेसिफिकेशन, आर्क वेल्डिंग का मशीन स्पेसिफाई किया जाता है दो तरीके से। एक होता है कि आपका मतलब ये मेनली कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, आपका जो पावर सोर्स होता है ना, पावर सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक से। और पावर सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक मेनली दो टाइप से देखा जाता है, एक होता है कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। कांस्टेंट करंट characteristic. This constant current characteristic is also known as drooping characteristic. Drooping characteristic. दूसरा होता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, इसको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब देखिए, आपका अगर मैं बोला कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये किस तरीके से होगा। अगर मैं देखूं वी आई ग्राफ, दैट इज योर वोल्टेज करंट ग्राफ, सो ये इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। वाई ड्रूपिंग, इस तरीके से ड्रूप हो रहा है। और क्यों कांस्टेंट करंट, क्योंकि अगर आप वोल्टेज चेंज करते हैं, अगर मैं वोल्टेज चेंज किया, ये देखिए इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज किया, उसमें अगर देखूंगा तो मेरा जो अमाउंट ऑफ करंट चेंज होता है वो बहुत कम होता है, कम होता है। सो दैट्स वाई इसको कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। अब देखिए, जब भी आप वेल्डिंग के सवाल बनाएंगे और उसमें कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक या कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक हो, सो उसके ग्राफ का ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक बोला तो वो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक में आपका वोल्टेज में वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, दैट्स ओके, वो डेटा दिया रहेगा। करंट में उसके कंपैरिजन में वेरिएशन कम रहेगा। साथ के साथ इस ग्राफ में एक ध्यान देने योग्य बात और है कि अगर मैंने इसको V1 माना, इसको मैंने V1 माना, सो इसके करस्पॉन्डिंग करंट ये होता है I1। अगर इसको V2 माना, सो उसके करस्पॉन्डिंग करंट है I2। सो एक चीज अगर ध्यान से आप देखेंगे, सो यार V1 इज ग्रेटर देन V2, वोल्टेज में V1 बड़ा है V2 से, लेकिन करंट में उल्टा है, I2 बड़ा है I1 से। ठीक, सो इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, V1 I1 कंसीडर कर लिए, और कम वोल्टेज कम करंट V2 I2 कंसीडर कर दिए, फिर गलत आ जाता है आंसर।
सो ये फॉलो नहीं करना भाई, ये आपको देखना है कि ग्राफ से क्या आ रहा है। अब आपके दिमाग में चले जाना चाहिए, यस सर अगर V1 ऊपर वाला है तो I1 इधर वाला हो जाएगा, V2 नीचे वाला है तो I2 इधर वाला हो जाएगा, आपकी मर्जी। कोई चाहता है इसको V1 मानना तो V1 तो I1 बड़ा हो जाएगा, V1 छोटा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। साथ के साथ जो कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका मैनुअल आर्क वेल्डिंग मशीन में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग मशीन, used in manual arc welding machine। used in manual arc welding machine। इसमें अगर मैं बोलूं स्टेबल आर्क, आप आर्क जनरेट कर रहे थे और उसकी स्टेबिलिटी अगर चाहिए, सो इस पे जो ट्रांसफार्मर है, जो पावर सोर्स है उसका करंट और अगर आर्क का करंट इक्वल हो जाए तो उस समय मैं कह सकता हूं कि मेरा जो आर्क है वो स्टेबल है। सो फॉर स्टेबल आर्क दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल आर्क। स्टेबल आर्क के लिए ये आपका कंडीशन है, ठीक। सो स्टेबल आर्क के लिए ये कंडीशन होगा। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक। अगला अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, सो इस पे VI डायग्राम देखते हैं। ये एक लीनियर पावर सोर्स को दिखाएगा इस तरीके से, ठीक। एक लीनियर वेरिएशन दिखाता है इस तरीके से कुछ। अगर मैं बात करूं इस पे V1 अगर इसको कंसिडर किया तो ये मिलेगा आपका I1। अगर V2 इसको कंसिडर किया तो ये मिलेगा I2। इसको कांस्टेंट वोल्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप वोल्टेज में स्मॉल वेरिएशन करेंगे तो करंट में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अगर ये V1 है तो ये I1 हो गया और ये V2 है तो I2 हो गया। सो एक चीज देखिए, ये वाला गैप ज्यादा है कंपेयर टू ये वाला गैप, सो वोल्टेज में कम चेंजेस है कंपेयर टू करंट में, तो इसको कांस्टेंट वोल्टेज बोल दिया जाता है। वोल्टेज में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, सो कांस्टेंट वोल्टेज। इसमें सिमिलरली आपका करंट में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था तो इसको कांस्टेंट करंट कहा जा रहा था। दिस इज डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें भी सेम चीज आपको देखने को मिल रहा है कि अगर V1 बड़ा है तो I1 छोटा है, अगर V2 छोटा है तो I2 बड़ा है। सो इसका ध्यान रखना भाई, चाहे वेल्डिंग का मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक में मुझे ये वाला कंडीशन दिख रहा है जब भी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, चाहे वो ड्रूपिंग हो या लीनियर हो। सो इसका ध्यान रखना, गलती मत करना, गलती मत करना भाई, बार बार कह रहा हूं, ठीक। अगर मैं बोलूं ये यूज होता है फॉर द ऑटोमेटिक, यूज्ड इन, प्रिफर किया जाता है ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन्स। ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन्स के लिए ये प्रिफर किया जाता है और इसमें स्टेबल आर्क का कंडीशन, स्टेबल आर्क का कंडीशन आपका हो जाएगा VT ट्रांसफार्मर वोल्टेज शुड बी इक्वल टू V आर्क। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टेबल आर्क, ठीक। सो ये दो तरीके के आपके कैरेक्टरिस्टिक हुए, ठीक। अब देखिए इसके अलावा ना दो टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगा, एक होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, एक होता है शॉर्ट सर्किट करंट। सो देयर आर टू टर्म्स, हाँ ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं साथ के साथ। सो टर्मिनोलॉजीज और द टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होंगे। नंबर 1 ओपन सर्किट वोल्टेज,
VOC। क्या होता है VOC? देखो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इट इज मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज, इट इज मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज विच इज एबल टू जनरेट आर्क एट नो लोड कंडीशन। मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में यह मैक्सिमम रेटेड वो वोल्टेज है जो आर्क जनरेट कर सकता है। सो इसको VOC से अपन डिनोट करेंगे। आप लिख सकते हैं भाई, इट इज मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज विच कैन जनरेट आर्क एट नो लोड कंडीशन। एट नो लोड कंडीशन इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ये या तो सवाल में दिया रहेगा या आपको निकालने के लिए पूछेगा, मतलब आपको पूछेगा कि ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो इसका रिलेशन मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। इसके अलावा दूसरा टर्म जो आपको सुनने को मिलेगा वो होगा ISC, दैट इज योर शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट ISC से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? इट इज मैक्सिमम रेटेड करंट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट पर्टिकुलर टाइम इट कैन जनरेट आर्क, दैट पर्टिकुलर टाइम इट कैन जनरेट आर्क। इट इज मैक्सिमम रेटेड करंट विच कैन जनरेट आर्क व्हेन सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, सो इसको बोलते हैं क्या? शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। क्लियर है? ठीक, सो इतनी सारी बातें मैंने कर दिया। साथ के साथ एक रिलेशन आपको बार बार सवाल में देखने को मिलेगा, एक कॉमन रिलेशन होता है वोल्टेज एंड आर्क लेंथ के बीच में। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड आर्क लेंथ। ठीक, that is given by V equal to A plus BL, इस तरीके से, where V is the voltage in general, ये आपका आर्क वोल्टेज है एंड दिस इज योर आर्क लेंथ। ठीक, सो V आर्क वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ इस तरीके से इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए दिया जाता है इन जनरल, आप देखेंगे। ठीक, जहां पे A एंड B आर कांस्टेंट, लिख लीजिएगा, A एंड B आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट्स एंड L इज द आर्क लेंथ और स्पार्क गैप की वजह से आपका आर्क लेंथ जनरेट होने वाला है। ठीक है ना, जो आर्क लेंथ बनेगा। V आर्क इज द वोल्टेज फॉर द आर्क। ठीक, तो इस तरीके से दिया जा सकता है। यहां पे VT और IT क्या था? IT इज नोन एज, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर करंट। ये आपका ट्रांसफॉर्मर करंट था भाई। ये आपका ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज है। एक्चुअली है ना, आपको सवाल में तो चीजें दी रहेगी, है ना, कभी क्या होता है कि ये दोनों के इक्वल, ये दोनों के इक्वल, इस तरीके से आपको एज्यूम करना रहता है, कई चीज़ें बदलती रहेंगी, है ना, वो सवाल के हिसाब से होते रहेगा। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर करंट और आर्क वोल्टेज और आर्क करंट इस तरीके से आइडिया कि आपका एक पावर सप्लाई होगा, सो इस पे जो होगा वो VT और IT होने वाला है, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज एंड ट्रांसफॉर्मर करंट मेनली। और इसको मैं एक टॉर्च से कनेक्ट करूंगा और यहां पे ये वेल्डिंग इस तरीके से बनेगा, ये वेल्डिंग हो रहा है, ये वेल्डिंग हो रहा है। ठीक, सो जब वेल्डिंग होगा ना, वेल्डिंग होगा, सो ये वाला जो वेल्डिंग वाला पोर्शन है तो यहां पे आर्क जनरेट होगा। सो यहां पे जो V आर्क और I आर्क मिलने वाला, मतलब वोल्टेज एंड करंट जो मिलने वाला है वो आर्क वोल्टेज और आर्क करंट होने वाला है। खैर आगे और देखोगे आप, है ना, ये रेस करता हूं, बाकी चीज आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, बाकी चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए भाई। ठीक, इरेज करता हूं ये फिर। नाम आइडिया, अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई आपको इस तरीके से रिलेशन दिया गया है, ये चीजें हैं, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक दिया है। सो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में आपका एक लीनियर एक लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं क्या? बहुत आराम से, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। किस तरीके से लिखना और क्यों लिखना है, कब लिखना है? जैसे कि मैंने आपको सवाल में दे दिया, V1 दे दिया, V2 दे दिया, मे बी V का जो रिलेशन है उस फॉर्म में दिया होगा, मैं आर्क लेंथ दे दिया अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पे कि भाई आर्क लेंथ L इक्वल टू इतना mm, आर्क लेंथ L इक्वल टू इतना mm, मतलब जैसे 1 mm 2 mm इस तरीके से दे दिया, 3 mm 4 mm दे दिया, मेरी मर्जी है ना, वो सवाल में दिया रहेगा, वो सवाल में दिया रहेगा। सो वहां से आपका जो V आर्क निकला V1 V2, मतलब अलग अलग आर्क लेंथ गैप के लिए V1 V2 निकला, या डायरेक्ट आपको V1 V2 दिया है। सो V1 V2 I1 I2 आपके पास है, और किसी पर्टिकुलर करंट पे मुझे आर्क वोल्टेज अगर निकालना है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे मुझे, जैसे कि मैं बोलूं यहां पे इस पॉइंट पे एक रिलेशन, मतलब अगर इसको मैंने V मान लिया, इसको मैंने I मान लिया, तो इसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं? सो भाई ये वाला और ये वाला पॉइंट का मुझे पता है, लीनियर एक लाइन है। सो लीनियर लाइन का इक्वेशन अपने को पता है क्या? ये लीनियर लाइन का इक्वेशन आपके कॉपी में होना चाहिए भाई। V माइनस V1 कंसिडर किया, V माइनस V1 शुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 इंटू I माइनस I1। ध्यान रखना ये I1 V1, V1 उसी के करस्पॉन्डिंग आपका I1 है। सो ये लीनियर लाइन का एक इक्वेशन है भाई। सो ये भी आपका यूज होगा। सो नोट इट डाउन, है ना, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, काम आने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए, मैंने आपको ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट बताया, VOC ISC बताया, तो आपका जो रिलेशन होता है VT, ये ट्रांसफार्मर, कई बार इसको ट्रांसफार्मर वोल्टेज और कई जगह आप देखेंगे ये आर्क वोल्टेज के फॉर्म में, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये आप बदलते रहेगा, उसका चिंता मत कीजिए। क्यों क्यों? क्योंकि लीनियर पावर सोर्स में आपका VT इक्वल टू V आर्क हो जाता है। सो इसलिए ना इसको कई जगह आप देखेंगे V आर्क लिखा रहेगा, कई जगह VT लिखा रहेगा, दैट्स ओके। ऐसे तो ये VT ही होना चाहिए, दैट्स ओके, चलेगा। सो V इज द वोल्टेज, आप सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, इसको मैं आपको बताऊं तो VT लिखना चाहिए, ठीक है ना। V आर्क भी लिखा है तो गलत नहीं है, बार बार कह रहा हूं, वो उस सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर दिया जिसपे VT इक्वल टू V आर्क है, ठीक है। सो VT लिखना चाहिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज, दैट्स ओके, चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, है ना, इस बात का ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी सवाल में एप्लीकेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये चीजें तो होनी ही चाहिए। सो डोंट गेट कंफ्यूज ना। सो VT इक्वल टू आप कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज इक्वल टू आप कह सकते हैं VOC माइनस VOC डिवाइडेड बाई ISC इंटू
आई आर्क, आई आर्क, ठीक, इस तरीके से दिया जा सकता है। Where VOC is what? Open circuit voltage. ISC is a what? Short circuit current. Short circuit current. IARC, arc current. VT, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, और इसकी जगह वी आर्क भी लिया तो वो आपका आर्क करंट आप कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स ओके, उसके लिए वरीड नहीं है ना। आगे बात करूं, अगर आगे बात करूं तो अब देखिए ना, कुछ इफिशिएंसीज के बारे में बात करने वाला हूं। क्या होने वाला है, इस तरीके से आपका वेल्डिंग रहेगा। अगर ये एक वी ग्रूव वेल्डिंग है, ये देखिए गैप छोड़ा हूं यहां पे, आपको दिख रहा है गैप। ये आपने एक वी शेप का वेल्डिंग प्रिपेयर किया है, ठीक है ना, एजेस प्रिपेयर किए हैं, और यहां पे एक गैप दिख रहा है। दिस गैप इज नोन एज रूट गैप। रूट गैप, रूट गैप इज द मिनिमम गैप विच इज in between the base material which is going to weld. It is the minimum gap, it is the minimum gap between the base material before welding. So इसको बोलते हैं रूट गैप, रूट गैप, ठीक। अब देखिए इस पे मैं लास्ट क्लास में, कल की क्लास में आपको बताया था कि भाई ये आपका क्या होगा कि इस तरीके से आप इसको वेल्डिंग करेंगे, ये वेल्डिंग करेंगे, और जो मोल्टन मेटल है इसको इस तरीके से भरते हैं तो ये पेनिट्रेशन हो जाता है। इसके ऊपर अगर भरते हैं तो ये रेनफोर्समेंट कहलाता है, और रेनफोर्समेंट इज ऑल्सो नोन एज क्राउनिंग। ये जो रेनफोर्समेंट होता है, मैंने बताया कि ये फाइनली आपका हटा दिया जाता है, इसी को क्राउनिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राउनिंग, ठीक। सो ये आपका रेनफोर्समेंट या क्राउनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। बात करूंगा मैं बाद में, और इसको ही रेस करता हूं फिलहाल। अब देखिए इसको ना मैं वेल्ड कर रहा हूं, इसको मैं वेल्ड कर रहा हूं, किसके हेल्प से वेल्ड कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ टॉर्च वेल्डिंग। ये फिल्म मटेरियल और इलेक्ट्रोड अपना, ठीक, ये जुड़ा हुआ है आपका पावर सोर्स से, एंड पावर सोर्स में भी एसी और डीसी, ठीक। डीसी में दो तरीके की पोलैरिटी देखने को मिल रही थी, डीसीईएन और डीसीईपी। डीसीईएन मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, जिसको आप स्ट्रेट पोलैरिटी कह रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रोड निगेटिव था, वर्कपीस पॉजिटिव था। सो वर्कपीस में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रहा था, अबाउट 2/3 एनर्जी इज ऑन द वर्कपीस एंड 1/3 एनर्जी इज ऑन द इलेक्ट्रोड। सो आपका जो डिपोजिशन रेट है वो कम होगा, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, वर्कपीस में मेल्टिंग ज्यादा होगा, हीट ज्यादा है क्योंकि, ठीक। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे डीसीईएन। डीसीईपी रिवर्स पोलैरिटी, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, आपका वर्कपीस निगेटिव होगा, और ज्यादा हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट हो रहा था अबाउट 2/3, और आपका इलेक्ट्रोड ज्यादा मेल्ट होगा, वर्कपीस कम मेल्ट होने वाला है। सो लेस मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए आप वो प्रिफर करने वाले हैं। साथ के साथ
आपका जो डिपोजिशन रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड जल्दी मेल्ट होगा या फिलर मटेरियल जल्दी मेल्ट होगा। पेनिट्रेशन कम था। एक था एसी जिसमें कंटिन्यूअसली पोलैरिटी चेंज हो रहा था, तो इसमें सारी चीजें यूनिफॉर्म और मॉडरेट लेवल पे देखने को मिल रहा था। डीसीईपी और आपका एसी में कैथोडिक क्लीनिंग भी देखने को मिल रहा था। तो ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक, सो यहां पे अब मैं बात करता हूं। देखिए, इसमें ना दो तरीके की इफिशिएंसी होते हैं। एक होता है हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी, एक होता है मेल्टिंग इफिशिएंसी। हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी क्या होता है? हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी इज द इट इज काउंटेड बिटवीन पावर सोर्स से आप ना सप्लाई करेंगे पावर सोर्स से अगर मैं बोलूं डियर, तो आप क्या पावर सप्लाई करेंगे? P इक्वल टू, दिस इज द पावर, V इंटू आई। ये पावर है, मतलब ये जूल पर सेकेंड में है, ये जूल पर सेकेंड में है आपका पावर। ठीक, सो यहां से आप सप्लाई करेंगे। सो अब मैं किसके बीच में देखने वाला हूं? पावर सप्लाई एंड टॉर्च। पावर सप्लाई एंड टॉर्च। अगर टॉर्च, ठीक है, अगर मैंने बोला कि यार आपका जो पावर सप्लाई है वहां से आपने वीआई पावर भेजा, सो यहां पे पहुंच रहा है, यहां पे कुछ पावर पहुंच रहा है, लेकिन जितना अमाउंट आप भेजे उतना अमाउंट पूरा नहीं पहुंचा, कुछ ना कुछ लॉस हो गया। सो यहां से यहां तक आप भेज रहे हो, सो इस पे एक इफिशियंसी होगा। लॉस हो गया तो एक इफिशियंसी होगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो 100% यहां से जो सप्लाई हुआ वो 100% यहां तक पहुंच गया, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो। लेकिन एक्चुअली तो देयर विल बी लॉसेस ना, एक्चुअली देयर विल बी लॉसेस। तो आप सवाल में देखिएगा कि उसके बारे में कुछ बोला है या नहीं बोला है। इन जनरल बोला रहता है, और नहीं बोला है तो आपको 100% उस समय इफिशियंसी कंसिडर करना है। मतलब जितना आपने पावर यहां से दिया है ना, ये पावर सोर्स जितना आपका यहां से सप्लाई करेगा वो यहां तक पहुंच जाएगा। सो अगर मैं बात करूं तो एक इफिशियंसी आता है, दैट इफिशियंसी इज नोन एज हीट ट्रांसफर इफिशियंसी। हीट ट्रांसफर efficiency, and heat transfer efficiency is also known as, this is also known as thermal efficiency। इसको थर्मल efficiency के नाम से भी जाना जाता है भाई। थर्मल इफिशियंसी, ये होता क्या है आपका? अगर मैं बोलूं हीट ट्रांसफर इफिशियंसी इज पावर सप्लाइड, दिस इज द इनपुट, आउटपुट इज व्हाट? यहां पे हीट सप्लाइड, यहां पे जो हीट आ रहा है, सो दिस इज योर हीट सप्लाइड। और इसी को आप कह सकते हैं हीट इनपुट, दिस इज नथिंग बट योर हीट इनपुट। आप हीट इनपुट देने वाले हो, हीट इनपुट। सो हीट इनपुट या हीट सप्लाइड इज द व्हाट? यहां से अगर यहां काउंट कर रहे हो तो ये इनपुट होगा, और ये जो हीट सप्लाइड यहां पे जो मिल रहा है दैट इज द आउटपुट। सो दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। इनपुट इज व्हाट? वी पावर। आउटपुट इज व्हाट? हीट सप्लाइड। आउटपुट इज व्हाट? हीट सप्लाइड। सो हीट सप्लाइड, द efficiency will be heat input or heat supplied to the power, that is your VI। सो एक चीज अगर मैं बोलूं तो ये VI किस में था? जूल पर सेकेंड में था। तो हीट सप्लाइड यहां से जो निकालोगे, सो दैट हीट सप्लाइड विल बी हीट सप्लाइड will be equal to VI into heat transfer efficiency।
If heat transfer efficiency is not given, consider this one as 100%. It means that the heat supplied should be equal to power supplied. जितना पावर आप दोगे है ना, उतना पूरा आपका हीट सप्लाइड हो जाएगा, हीट इनपुट हो जाएगा। अगर ये इफिशियंसी 100% होता है तो नहीं दिया तो उस समय आपको 1 कंसिडर करना रहेगा। ये जो हीट सप्लाइड मिल रहा है, ये हीट सप्लाइड का यूनिट अगर मैं बोलूं तो क्या होगा डियर, क्या होगा, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज इन द जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड मतलब क्या, वॉट ना, वाट, ठीक। मतलब इसका यूनिट या तो जूल पर सेकेंड बोलो या तो वाट बोलो, जूल पर सेकेंड। मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में इतना अमाउंट ऑफ हीट ये यहां पे डालेगा। अब देखो ना, जस्ट इमेजिन करना, ये आपका एक प्लेट था, ये दूसरा प्लेट था, और इस प्लेट को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एक्सट्रूड कर दिया। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो वेल्डिंग करना है, इतना लेंथ। सो यहां पे इनिशियली पर सेकेंड से हीट आप दे रहे हो। अगर मैं इसको इस तरीके से फॉरवर्ड किया, इस तरीके से मूव किया, सो दिस इज नथिंग बट वेल्डिंग वेलोसिटी। और कितना mm पर सेकेंड, मतलब mm पर सेकेंड से मैं मूव करूंगा, 1 सेकेंड में कितना mm गया वो अब मुझे पता चल जाएगा। 1 सेकेंड में कितना mm गया ये कौन बताएगा, वेल्डिंग वेलोसिटी। ये वेल्डिंग वेलोसिटी बताने वाला है। परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एक्सट्रूड कर दिया। अब देखो ये जो गैप है, ये गैप दिख रहा होगा आपको, और इस तरीके से मैं वेल्डिंग करते जा रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द वेल्डिंग। आपको पता चल गया कि 1 सेकंड में इतना अमाउंट ऑफ हीट देने वाले हो, और आपको यह भी पता चल गया कि 1 सेकंड में कितना mm जाने वाले हो। सो क्या मैं अमाउंट ऑफ हीट पर mm निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कि अमाउंट ऑफ हीट 1 सेकंड में आप डाल रहे हो और कितना mm पर सेकंड से मूव कर रहे हो। मतलब अगर मैं ये जो हीट सप्लाइड है उसको पर यूनिट वेलोसिटी बोल दिया, सो 1 mm में कितना जूल हीट दे रहा हूं मैं पता कर सकता हूं। मतलब हीट सप्लाइड in joule per mm can be written as heat supplied in joule per mm। अगर लिखना है सो ये हो जाएगा VI into heat transfer efficiency divided by small v, where small v is the what, small v is the what, velocity, वेल्डिंग वेलोसिटी, वेल्डिंग वेलोसिटी। ये किस में होगा, mm पर सेकेंड में। सो ये जूल पर mm में आपको हीट सप्लाइड मिल जाएगा। ठीक, आपको इन जनरल ना एक टर्म दिया जाता है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट इनपुट। अब देखिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां तक आपने हीट सप्लाई कर दिया, यहां तक हीट सप्लाई कर दिया, और एक्चुअली जैसे ही हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपका जिस जोन में पहुंचना चाहिए वेल्डिंग के लिए, ये वाले जोन में है ना पहुंचना चाहिए, तो इस जोन में पहुंचेगा, कुछ एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। मतलब आप जितना हीट इनपुट दोगे क्या पूरा का पूरा पहुंचेगा, क्या इन एक्चुअल नहीं पहुंचेगा, देयर विल बी सम लॉसेस। सो लॉस होगा तो वहां पे एक इफिशियंसी फिर से काउंट किया जाता है। अब इफिशियंसी किसके बीच काउंट किया जा रहा है, टॉर्च एंड वेल्ड पुल। टॉर्च एंड वेल्ड पुल के बीच में एक इफिशियंसी और काउंट किया जाता है, एंड दैट इफिशियंसी इज नोन एज मेल्टिंग इफिशियंसी, मेल्टिंग इफिशियंसी। अब देखिए ये जितना लिखे हैं ना इसको इरेज कर रहा हूं भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब मैं जो इफिशियंसी देखने वाला हूं वो किसके बीच देखने वाला हूं, आपका टॉर्च एंड वेल्ड पुल। टॉर्च एंड वेल्ड पुल के बारे के बीच में इफिशियंसी देखने वाला हूं, एंड दिस इफिशियंसी इज नोन एज मेल्टिंग इफिशियंसी, मेल्टिंग इफिशियंसी।
What is melting efficiency? Now let's see. Melting efficiency is the ratio of it is the ratio of heat required. यहाँ पे आपने हीट सप्लाई किया, लेकिन एक्चुअली मोल्टन मेटल यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, मतलब इस मेटल को मेल्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? सो यहाँ पे लेट अस एज्यूम सम हीट इज रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट दिस पोर्शन, हीट रिक्वायर्ड, एंड दैट हीट रिक्वायर्ड विल बी गिवन बाय, यहां पे अगर मैं बोला कि मेल्टिंग एफिशिएंसी इक्वल टू व्हाट, हीट रिक्वायर्ड टू द हीट सप्लाइड, आप जितना हीट सप्लाई करोगे उतना पूरा हीट पहुंचेगा नहीं, डेफिनेटली देयर विल बी सम लॉस इन द एटमॉस्फेयर। सो आपका जो हीट रिक्वायर्ड होगा उससे ज्यादा ही हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जितना अमाउंट ऑफ हीट है उतना पहुंचेगा। मतलब आप सोचिए, सरकार की पॉलिसी समझ लीजिए, ससुर सरकार बनता है, बोले सरकार ने एक अनुदान किया, एक योजना बनाया जिसमें एक गांव में एक सड़क बनाना था, 5 लाख रुपए की लागत थी, लेकिन सरकार कितना देगा? 50 लाख रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 दिया, पहुंचा वो स्टेट गवर्नमेंट, पहुंचते पहुंचते 25 हो गया, ठीक, और मुझे रिक्वायरमेंट कितना है? 5 का, यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 5 हो जाएगा। मतलब आप समझिएगा कि अगर यहां से 5 ट्रांसफर हुआ तो यहां तक 5 तो पहुंचता ही नहीं ना, 5 तो पहुंचता। और ये हालात है हमारे देश के, ये है, आप सभी को पता है, मुझे तो पता है भाई, मुझे पता है। ऐसा बहुत कम होगा जब आप 5 पूरा, यहां से 5 की जरूरत थी तो 5 दिए और 5 पहुंच गया, वो तो आइडियल केस है ना। मैं यहाँ की एफिशिएंसी 100% मानूंगा, यहाँ की एफिशिएंसी 100% मानूंगा, ये है ऐसा। आपको समझना चाहिए, आप स्मार्ट हो यार इतना, हाँ ना, ऐसा नहीं है कि फ्लो में चले जा रहे हैं कि कोई बोल दिया कि ऐसा है, कोई बोल दिया वैसा। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा है? बिल्कुल है यार। अगर ऐसा नहीं रहता ना तो आज जो गवर्नमेंट स्कूल के हालात है ना वैसे नहीं होते, वैसे नहीं होते। लोग मरते गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिस तरीके से गवर्नमेंट एक एजुकेशन सिस्टम को चला सकता है, आईआईटी क्यों गवर्नमेंट एफोर्ड करती है? क्यों गवर्नमेंट के होते हैं आईआईटी? प्राइवेट क्यों नहीं हुआ आईआईटी? क्योंकि उतना पैसा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डाल सकती है। अगर आईआईटी जैसा कैंपस एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो जाए अगर, और वो उस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना चाहे, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। दैट्स वाई गवर्नमेंट, और आईआईटी गवर्नमेंट चला रही है, बाकी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो भी बेहतरीन हो सकते हैं, मुझे लगता है वो भी बेहतरीन हो सकते हैं, बहुत शानदार हो सकते हैं। लोग मरेंगे यार पढ़ने के लिए, वहां पे इतना बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट। आप सोचिए, गवर्नमेंट का कोई भी चीज है ना बहुत अच्छा होता है, एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, वो ना उस पर उस तरीके से काम नहीं किया जाता। अब अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता यार, जितना गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है ना उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनपुट जाता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, उसको आउटपुट निकाल के इन चीजों पे खर्च करना है और प्रॉपर खर्च करना है। बजट निकलता है, पहुंचता नहीं है, नहीं पहुंचता है, ठीक है ना? आप में से कोई जाओ तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना, कोई अच्छी चीज हो जाए, बदल रहा है तो बदले यार, देश बहुत अच्छे वे में बदले, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अभी, ठीक है। मेल्टिंग इफिशियंसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेल्टिंग इफिशियंसी इज व्हाट, कि आपने जो हीट सप्लाई किया वो पूरा नहीं पहुंच रहा है, मतलब दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट, सो हीट रिक्वायर्ड इज द आउटपुट, हीट रिक्वायर्ड to the heat supplied. Heat supplied. So this is known as melting efficiency. ठीक, this is known as melting efficiency. Now my dear, यहां पे अगर हीट रिक्वायर्ड की बात करूं तो इन जनरल आपको सवाल में ना एक टर्म दिया जाता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट इनपुट, स्पेसिफिक हीट इनपुट और स्पेसिफिक हीट जस्ट, और इसी को हीट रेट भी बोला जाता है। मैं इसको जे से डिनोट करूंगा, जे से।
और इसकी यूनिट जो होती है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट जो होती है वो होता है जूल पर एमएम क्यूब। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना अमाउंट ऑफ जूल चाहिए वो आपको दे दिया रहेगा। मतलब क्या हुआ कि इसको जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड निकाला था, तो ये एरिया हो गया, ये लेंथ हो गया। सो ये पूरा वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आप वेल्ड करना है वो मुझे पता चल गया, वो मुझे पता चल गया। और टोटल अगर ये वॉल्यूम पता चल गया, उसको अगर मैं स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द वेल्ड, दिस इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल्ड, इनटू लेंथ। सो लेंथ ना डायरेक्ट ना दिया रहे, डायरेक्ट ना दिया रहे तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और वेलोसिटी तो वहां पे जो वॉल्यूम निकलेगा वो वॉल्यूम रेट निकल जाएगा, मतलब एमएम क्यूब पर सेकेंड में हो जाएगा। सो अगर मैं बोलूं यहां पे हीट रिक्वायर्ड निकालना है, हीट रिक्वायर्ड, सो ध्यान रखना है हीट रिक्वायर्ड किस यूनिट में निकालना है। अगर मैंने कहा हीट रिक्वायर्ड आपको जूल पर एमएम में चाहिए तो क्या करेंगे, और अगर आपको जूल पर सेकेंड में चाहिए तो क्या करेंगे। आपको दे रखा है क्या, स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट दे रखा है तो जूल पर एमएम में चाहिए, तो स्पेसिफिक हीट दैट इज यूर जे इनटू एरिया, इज द व्हाट, एरिया ऑफ द वेल्ड, is what, area of weld, area of weld mm स्क्वायर में दे रखा है, लेट अस एज्यूम। एंड स्मॉल v अपने को पता है कि वेलोसिटी होता है, तो ये j किस में है, जूल पर एमएम क्यूब में, जूल पर एमएम क्यूब में, ये किस में है, mm स्क्वायर में। सो इसका यूनिट किस में आ जाएगा, जूल पर एमएम, जूल पर एमएम। ठीक, अच्छा एक काम करता हूँ, स्पेसिफिक हीट को ना मैं एस से शो कर देता हूँ, बार बार नहीं तो एस। ठीक, तो इसको एस, एस लो भाई, स्पेसिफिक हीट इनटू एरिया, तो ये जूल पर एमएम में इसका यूनिट आ जाएगा। अगर आप स्पेसिफिक हीट इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी कर दिए, सो जूल पर एमएम क्यूब, एमएम स्क्वायर इंटू एमएम पर सेकेंड, तो एमएम क्यूब पर सेकेंड और एमएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जूल पर सेकेंड में बचने वाला है। सो अगर आपको जूल पर सेकेंड में निकालना है, मतलब आप सोचिए कि आपका हीट सप्लाइड का अगर यूनिट जूल पर सेकेंड में है तो ये रखना पड़ेगा। अगर हीट सप्लाइड का यूनिट जूल पर एमएम में है, जूल पर एमएम में है ना, हीट सप्लाइड का यूनिट अगर जूल पर एमएम में है, सो ये रखना पड़ेगा हीट रिक्वायर्ड। ठीक, सो इन जनरल इस तरीके से दिया जाता है। हो सकता है, हो सकता है वो आपके साथ खेल खेले, वैसे तो वो आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी क्या वो चीज़ होगा सर, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है कि ये दिया जा सकता है। ठीक है ना, कैसे सर, एक्चुअली आपका इसको मेल्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड इज नथिंग बट फॉर द मेल्टिंग ऑफ दिस जोन, वेल्डिंग जोन। ठीक, सो वो कितना होगा डियर, वो क्या होगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना, Tm इज द व्हाट, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द बेस मटेरियल। ये नोट कर लिए होगे, ये नोट कर लिए होगे, तो मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। और एक और ज्ञान की बात करता हूं, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। देखिए, आपका Tm इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल, Ta is the ambient temperature, ambient temperature। ठीक, C is the specific heat of material, L is the latent heat of material। ठीक, M is the mass of weld,
मास ऑफ वेल्ड, जितना वेल्ड कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अगर डेटा दिया है, आर्क वेल्डिंग में अभी तक नहीं आया है लेकिन गलती से दे दिया, हम इतनी सारी चीजें पढ़े, इसमें ना फंस जाए। ठीक, तो अगर हीट रिक्वायर्ड बोलूंगा तो इससे निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। हीट रिक्वायर्ड अगर मैं बोलूं तो कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए, हीट रिक्वायर्ड, यार सबसे पहली बात, ये जो आपका बेस मटेरियल है वो किस पे रहेगा? एम्बिएंट टेम्परेचर पे रहेगा। और वो अगर एम्बिएंट टेम्परेचर पे है, वो अगर एम्बिएंट टेम्परेचर पे है तो उसको हीट देंगे तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा? मेल्टिंग टेम्परेचर तक। सो आपका कितना हीट लगा उसमें? एम सी टी एम माइनस टी ए। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट फॉर द चेंज ऑफ टेम्परेचर, सेंसिबल हीट हुआ। प्लस अब वहां पे फेस चेंज होगा, सो एम इंटू एल, दिस इज लेटेंट हीट। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट दैट जोन। लेकिन ये डेटा दिया रहेगा तभी, नहीं तो इन जनरल आपको स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड वो दिया रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम, जो जे एस बोला था, है ना, एस बोला था जूल पर एम एम क्यूब में, वो दिया रहेगा। तो वहां से डायरेक्ट आप सवाल बना सकते हैं। नहीं दिया रहा, ये डेटा दिया रहा तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से अपन हीट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। ओके नाउ, ठीक। अब जितना पढ़े हैं ना, जितना पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन मैं आपको सवाल में दिखाऊंगा। अगर वो एप्लीकेशन नहीं देखे, अगर वो एप्लीकेशन नहीं देखे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ सवाल मैं कंसीडर करूंगा, कुछ आपको प्रीवियस ईयर आपको लगाने रहेंगे, है ना। उसके बाद देखिए कैसे कोई सवाल नहीं बनता यार। सो अभी जितना मैं बताया हूं वो तो आपने नोट कर लिया, आपके पास हो गई कि हाँ भाई ये चीजें होती है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सवाल के थ्रू समझना कि कब कौन सी चीज और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कब अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं भाई सवाल। वर्कबुक, वर्कबुक का आप क्वेश्चन नंबर 54, ये क्रैश कोर्स का वर्कबुक है। जो पहला लेक्चर देख रहे हैं आज, पूरे लेक्चर देखिए, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। आप लेट हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत रहेगी, ऑब्वियसली यार, ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत रहेगी। एंड यू आर लक्की ना, यू आर लक्की, यू ऑल आर लक्की। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अचानक लक्की की बात क्यों हो रही है? क्योंकि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार लक और अनलक, लक के बेस पे कर लेंगे। एक्चुअली ना ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लकी हो, उसी दिन लकी हो गए थे जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के घर पैदा हुए, तभी आप मुझे देख पा रहे हो यार। आप एजुकेटेड हैं, ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियर हो, मतलब जिस दिन पैदा हुए ना उसी दिन बहुत लोगों से ऊपर आ गए थे। अब हमको और आगे जाना है, खुद के दम पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। आप ये याद रखिए, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया है, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने दिया है, उससे ज्यादा हम उनको देंगे, उससे ज्यादा हम उनको रिटर्न करेंगे, बहुत अच्छी चीजें करेंगे। और अभी कर रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिलीव मी। और ये जब जानना है, ये अगर आपको फील करना है तो आप अपने सराउंड देखिए कि लोग किस तरीके के काम कर रहे हैं और आप उनके कंपैरिजन में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ ना। यू कैन फील दैट ना, मैं फील कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है भाई, सवाल क्वेश्चन नंबर 54, सवाल नंबर 54 कह रहा है, इन अ डीसी आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द वोल्टेज आर्क लेंथ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, वी आर्क इक्वल टू, आपको दे रखा है 20 प्लस 5L, वेयर L, वेयर द आर्क लेंथ L वॉज वेरिड बिटवीन, L की वैल्यू दे रखी है डियर 5 mm एंड
7 mm। सो इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, मेरी मर्जी ना, मेरी मर्जी। आप इसको L1 मानते हो कोई बात नहीं, इसको L2 मानते हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये आ जाएगा, सर आपने इसको L1 क्यों माना, इसको L2 क्यों माना? क्योंकि मुझे एक चीज दिख रहा है कि जब इसको अगर रखूंगा तो वी आर्क की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, 20 प्लस 5 इंटू 5 तो ज्यादा मिलेगा, तो मैं V1 मेरी चाहत है कंसिडर करने की। लेकिन आप चाहते हो सर इसको L1 मानूंगा तो V1 कम मिलेगा, सिंपल यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पे V1 V2 निकाल सकता हूं क्या? जब L1 मैंने रखा 7 mm, सो उस समय V1 आ जाएगा आपका 55 वोल्ट आ गया। जब L2 इक्वल टू 5 mm रखा तो आपका V2 आ गया 45 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है डिनोट्स द, here we are denotes between the arc voltage in volts, the arc current was varied from 400 एम्पियर टू 500 एम्पियर। अगर V1 ज्यादा है तो I1 क्या होगा, कम होगा। 400 और 500 है तो 400 एम्पियर I1 होना चाहिए, और I2 आपका क्या हो जाएगा, 500 एम्पियर। डेफिनेटली, क्या इसके बारे में बात किए थे? बिल्कुल बात किए थे सर। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, और अगर वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगा। सो दैट इज योर V1 ज्यादा है तो I1 कम होना चाहिए, दोनों में से जो कम होगा वो I1 हो जाएगा, दोनों में से जो कम होगा वो I1 हो जाएगा। तो 400 500 में कम कौन सा है, 400 है। सो 400 I1 हो गया और 500 आपका I2 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपका एज्यूमिंग लीनियर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक द ओपन VOC एंड ISC आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है भाई, एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, वहीं से तो मैंने ये चीज बताया है, IV ये लीनियर है। सो बट ऑब्वियस है यार, एक मैंने 55 वोल्ट लिया तो 55 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग करंट हो जाएगा, एक मैंने 45 तो उसके करस्पॉन्डिंग, ये हो गया 45। ठीक, सो इस पे कितना है, ये 400 एम्पियर था, ये 500 एम्पियर था, यही तो मैंने बोला है। और ये अगर ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा, V इक्वल टू VOC सर माइनस VOC डिवाइडेड बाय ISC इनटू IR, ये होना चाहिए। ठीक, अच्छा लीनियर, ये तो हम देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, लेकिन एक चीज अपने को पता है कि ये लीनियर है। सो लीनियर के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, V माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1, I माइनस I1। ठीक, पुट द वैल्यूज, V माइनस V1, V माइनस V1, V1 कितना है 55, V2 माइनस V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 I2 माइनस I1 इंटू I माइनस I1 मतलब 400 एम्पियर। सो ये हो जाएगा आपका माइनस I डिवाइडेड बाई 10 माइनस माइनस प्लस 400 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज योर 40। सो V माइनस 55, क्या किया, जस्ट मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 40 बच गया, ये 40 बच गया। ठीक, तो वो उधर चला गया तो वो हो जाएगा 95। सो V इक्वल टू आपका आ रहा है 95 माइनस I डिवाइडेड बाई 10। सो 95 माइनस I डिवाइडेड बाई 10। सो ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर लो। यहां पे क्या बताएगा, VOC बताएगा, यस। सो VOC डायरेक्ट निकल गया भाई, VOC इक्वल टू 95 वोल्ट। ये क्या बता रहा है, 1/10 I इज द IR, ठीक है ना, 1/10 इक्वल टू VOC, ये वाला टर्म, इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं सर, 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू I। सो 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू VOC डिवाइडेड बाई ISC, और ISC निकालना है।
VOC पता है क्या? 95, 95 into 10, so 950 ampere. So this will be the answer. This will be the answer. So आप देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, और ऐसे ही सवाल अभी तक प्रोडक्शन में देखते आए हैं, ऐसी ही चीजें मिलती है, बस पता होना चाहिए अप्रोच कैसे होना चाहिए. सो एज पर द क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? ठीक, नोट इट डाउन. मैंने एक अप्रोच बता दिया कि सवाल किस तरीके से करना है, आगे बात करता हूं मैं. ठीक, ठीक है भाई. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55. सवाल नंबर 55. देखते हैं क्या कह रहा है ये. देखते हैं क्या कह रहा है. कह रहा है कि वोल्टेज लेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी है. ठीक है, डायरेक्ट करंट आर्क इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस V इक्वल टू 100 प्लस 40L गिवन V इक्वल टू 100 प्लस 40L दे रखा है. L is the length of the arc in mm. V is the arc voltage. Okay. During the welding operation, the arc length varies between. Okay. L और L. So इसको L1 माना, इसको L2 माना, तो 1 mm 2 mm. मेरी मर्जी भाई, पहले बोला था. सो L1 इसको रखूंगा तो V1 मिला कितना आपका, ये हो जाएगा 180 वोल्ट एंड V2 140 वोल्ट. ये मिल गया, जस्ट वैल्यूज पुट कर दिया L1 L2. सो I1 V1 V2 मिल गया. द वेल्डिंग करेंट्स इज इन द रेंज ऑफ 200 एंड 250. सो V1 अगर ज्यादा है तो I1 कम होगा, दैट इज योर 200 एम्पियर, एंड I2 ज्यादा होगा 250 एम्पियर. 250 एम्पियर. Assuming a linear power source, the short circuit current is, अगेन इसमें शॉर्ट सर्किट करंट पूछा है. सो क्या शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत आराम से. अभी तो बताए थे अगर लीनियर पावर सोर्स है ना. सो V माइनस V1 इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1 इंटू I माइनस I1. सर पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर. सेम सिचुएशन आ गया आपका. चलिए देख लेते हैं फटाक से, ये एक लाइन में हो जाना चाहिए. अब V माइनस V1 मतलब आपका V माइनस 180 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाई आपका हो गया ये 50 इंटू I माइनस I1 मतलब 200 एम्पियर. ठीक है भाई. सो V माइनस 180 ये हो जाएगा आपका माइनस 4/5 इंटू I माइनस माइनस प्लस दैट इज 160 आ रहा है 5/4. हाँ 160, 4 इंटू 40. ठीक, 160 आ गया, इधर गया. सो 160 320 प्लस 340 आ गया. सो V इक्वल टू 340 माइनस 4/5 इंटू I. सो यार VOC इक्वल टू क्या आ गया? 340 वोल्ट. 340 वोल्ट VOC, एंड दिस इज नथिंग बट VOC डिवाइडेड बाई ISC. VOC डिवाइडेड बाई ISC इक्वल टू 4/5. सो यहां से ISC अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो VOC ऑलरेडी मिल चुका है. सो ये हो जाएगा आपका 340 इंटू 5/4. नाउ लेट्स सी कितना आ रहा है, देख लेते हैं भाई. 340 इंटू 5/4. फॉर्मूला बेस्ड सवाल, डायरेक्ट
425 एम्पियर, 425 एम्पियर शुड बी द आंसर, 425 एम्पियर शुड बी द आंसर। ठीक, सो आप देख रहे हैं बहुत आराम से हम सवाल कर लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56। अब देखिए सवाल से कुछ चीजें मैं पहले ही बोला हूं, पहले मेरे साथ सवाल करना है फिर प्रीवियस ईयर लगाना। सवाल से कुछ चीजें मुझे बात करनी है, मुझे पता है, ठीक है ना। तो सवाल के साथ अपन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 फ्रॉम द वर्कबुक। ये कह रहा है, ये कह रहा है द वोल्टेज आर्क लैम्प कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी arc is given by V equal to 20 plus 40 L, where L is the arc length in centimeter। arc length को बोला है सेंटीमीटर में, ठीक। The power source characteristic can be approximated by a straight line। open circuit voltage VOC 80 volt and short circuit current ISC is 1000 ampere is given in the question। The optimum arc length in mm। arc length optimum पूछा है किसमें, mm में पूछा है, mm में। सो जो भी लिख लेगा, ये जो L है, ये जो L है ना, जो भी लिख लेगा वो सेंटीमीटर में लिख लेगा, उसको mm में कन्वर्ट करना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पूछा है ऑप्टिमम, और ऑप्टिमम आप निकालेंगे फॉर द मैक्सिमम पावर, जिसमें आप मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकें, आपका मैक्सिमम जो पावर है वो पहुंच सके, उसके लिए आप ऑप्टिमम आर्क लेंथ निकालेंगे। ऑप्टिमम जहां पे भी बोला आप बात करेंगे भाई, ऑप्टिमम मतलब क्या, किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रैश कोर्स का मुझे ऑप्टिमम यूज करना है, इट मींस दैट जो बचा ड्यूरेशन है उसमें इस तरीके से पढ़ना है कि भाई मेरा मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक। सो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सके, है ना, वो चाहते हो, उसके लिए आर्क लेंथ मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से कौन से लेक्चर को कब फॉलो करना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूं कि आप ये 3 सब्जेक्ट फॉलो कीजिए, मैं लाइव जरूर आऊंगा, मुझे 2-3 चीजें जाननी है कि भाई क्रैश कोर्स कैसे चल रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी लेना है मुझे, और इसके अलावा और क्या क्या चीजें नीड है, किस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या है, मैं बताया था आपको लॉकडाउन का थोड़ा सा सिचुएशन है, नहीं तो मैं 1-2 दिन में ही आ जाता। अभी देख लेता हूं कि किस तरीके से चीजें हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा। और मुझे ना लाइव में आप सभी चाहिए भाई, एक पर्टिकुलर टाइम पे, बाद में वो वीडियो देखेंगे ऐसा नहीं है, लाइव में एक टाइम पे आएंगे, है ना। एक टाइम प्लान कर लूंगा, मैं बता दूंगा आपको कौन से समय पे आने वाला हूं मैं, और उस समय पे हम फेस टू फेस बात कर लेंगे। आप उधर से लिखते जाएंगे मैसेज, मैं आप लोगों का पढ़ते जाऊंगा और बात करेंगे, तो लाइव अपन फेस टू फेस बात कर लेंगे एकदम, ठीक। मतलब आप मुझसे बात कर सकते हो उस समय पे, तो ज़्यादा अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे। और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या तकलीफ है, कनेक्ट तो अभी भी हो रहा है, मुझे समझ में आता है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारे बीच, ठीक है। लेकिन उस समय और क्या तकलीफ है, मैं उन बातों पे फोकस कर सकता हूँ, बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, मैं कह रहा था आपको पूछा है ऑप्टिमम आर्क लेंथ, वो रहेगा मैक्सिमम पावर के लिए, वो रहेगा मैक्सिमम पावर के लिए। नाउ माय डियर, अगर मैं बोलूं, है ना, मैं बोलूं यहाँ पे, सो आप लिखा सकते हैं एक तो V इक्वल टू VOC मतलब 80 वोल्ट VOC माइनस VOC 80 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर इनटू आई आर्क, इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक, इस तरीके से लिख सकता हूं। एंड दिस V कैन बी रिटन एज फॉर द लीनियर पावर सोर्स स्टेबल आर्क के लिए, अगर ये ट्रांसफार्मर रहा, ये आपका आर्क रहा, तो वी आर्क इक्वल टू वी टी कर सकता हूं, तो यहां पे वो वैल्यू पुट कर देता हूं। एक्चुअली मेरा एम्बिशन क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि आपको ऑप्टिमम लेंथ पूछा है, तो मैं आई
आई निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ एल, मेरे पास वी है इन टर्म्स ऑफ एल, जो आर्क में पहुंचने वाला है, v और i मिल गया, v इंटू आई कर दिया तो मुझे मिल जाएगा पावर इन टर्म्स ऑफ l, मतलब आर्क लेंथ के टर्म्स में, और वहां से उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मतलब मुझे मैक्सिमम पावर के लिए मैं बात कर लूंगा यार, खत्म। ठीक, सो यहां पे वी टी की जगह वी आर्क फॉर द स्टेबल आर्क, मतलब 20 प्लस 40L इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 80 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू आई आर्क लिख सकता हूं। सो यार यहां से अगर मुझे आई आर्क निकालना है तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100, 8 डिवाइडेड बाई 100 आई आर्क इक्वल टू 80 माइनस, मतलब ये हो जाएगा 60 माइनस 40L, एंड यहां से अगर आई आर्क लिखूं मैं तो आई आर्क इक्वल टू मैं कर सकता हूं 60, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं भाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये उधर गया तो कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 100/8 750, ये आ गया 750 माइनस 40, ये आ जाएगा 500L। सो ये आई आर्क आ गया। सो पावर इक्वल टू, नाउ पावर इक्वल टू आई कैन से वी आर्क एंड आई आर्क, मतलब 20 प्लस, अच्छा आप ये मत सोचिएगा कि पावर इक्वल टू वी टी और आई टी ही होगा, वो आई आर्क और वी आर्क भी लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि वहां पे कितना पावर डिलीवर हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ आर्क वोल्टेज और आर्क करंट के बेसिस पे देख सकता हूं यार, कोई बड़ी चीज है क्या, है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज ना, और ये अगर इस तरीके से आप कंफ्यूज होंगे, अगर इस तरीके से आप कंफ्यूज होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कुछ स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि उनको ना जबरदस्ती जब तक डाउट नहीं मिलता ना तब तक वो खुश नहीं होते। ये एटीट्यूड चेंज करो, आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि खुद से डाउट जबरदस्ती का नहीं। यस देयर विल बी जेन्युइन डाउट। आप सोचिए कि आपका डाउट अगर कोई आता है तो आप पहले सोचिए कि क्यों यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज है। उसके बाद आप थोड़ा सा सोचेंगे तो हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, ज्यादातर केसेस में आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ इस वजह से होता है। नहीं मिला देन यस, यहाँ पे हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं, हेल्प करेंगे ही करेंगे आपको, मैं खुद कर ही रहा हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ें होंगी होंगी, लेकिन पहले सोचिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सो 20 प्लस 40L 750 माइनस 500L, क्या किया, क्या किया मैं, v इंटू आई कर दिया, v इंटू आई कर दिया। सो यार ये जो पावर है इसको लिख सकता हूँ 20 इंटू 750 माइनस 500 इंटू 20 इंटू एल, आपका प्लस 40L इंटू 750 माइनस 40 इंटू 500L स्क्वायर, ठीक, इतना हुआ। सो अगर मैं बात करूं, इसको ऐड कर देता हूं, इसको ऐड कर देता हूं, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20,000, 20 इंटू 750 प्लस 20,000L माइनस 40 इंटू 500L स्क्वायर। सो ये हुआ पावर। अब इसको ना L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, ये हो गया पावर। अब इसको ना L के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो dp/dL इक्वल टू 0 करूँगा। सो यार ये तो कांस्टेंट है, पहला टर्म कांस्टेंट है, 0 हो गया, दूसरा टर्म हो जाएगा 2000 L 1 हो गया, यहाँ पे ये L स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, तो -2 इंटू 40 इंटू 500L इंटू 500L। सो ये 20,000 है ना, सो L इक्वल टू मैं कह सकता हूं 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 इंटू 500
ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कैंसल। सो ये हो जाएगा 4 4 1/2 L इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। mm में कन्वर्ट कर दूंगा तो L इक्वल टू 5 mm। सो L इक्वल टू 5 mm विल बी द आंसर। ठीक, सो इस पे क्या ध्यान देना था, इस पे ध्यान देना था कि पूछा क्या है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम पूछा है तो आपको पावर एल ऑप्टिमम पूछा है तो पावर ना एल के टर्म में लाना है, और ऑप्टिमम है इसलिए इसको पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। सो डिफरेंशिएट करूंगा उसके रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0 कर दूंगा। सो आपका ऑप्टिमम आर्क लेंथ मिल जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, बाकी तो प्रोसेस है, आराम से आप बाकी सवाल बना सकते हैं। नोट इट डाउन, आगे बढ़ता हूं मैं फिर। ठीक, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 mm, मतलब आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इरेज करता हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आपका अगला सवाल है 57, सवाल नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में मैं बात करता हूं भाई। क्या दे रखा है आपको, दे रखा है अ डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स हैज लीनियर voltage current characteristic with open circuit voltage of VOC is given 80 volt and ISC is given 300 ampere. For the maximum power the current in ampere should be set as, देखो मैक्सिमम पावर का कंडीशन होगा ना तो आइडियल केस में ना ये कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन दिए सो मैं कहता हूं कि आप निकाल के ही देखिए। मैक्सिमम पावर का अगर कंडीशन दिया गया है, मैक्सिमम पावर का अगर कंडीशन दिया गया है तो आप ना यार, आपका इस पे क्या पूछा है, आपको पूछा है क्या, फॉर द मैक्सिमम पावर द करंट शुड बी सेट। तो जो सेटिंग वाला करंट या वोल्टेज रहेगा, है ना, मतलब ट्रांसफार्मर वोल्टेज और ट्रांसफार्मर करंट विल बी हाफ ऑफ VOC बाई टू और ISC बाई टू, इस तरीके से कह सकते हो। मतलब इसका आंसर 150 एम्पियर आएगा। ये कंडीशन है, ये आइडियल केस में है। लेकिन डेटा अगर ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से खेला और उसमें कुछ चीजें दे दिया गया खतरनाक टाइप का, सो आंसर मैच नहीं करेगा उस समय। ये आइडियल केस, अभी जो क्वेश्चन है उसमें ये फॉलो करेगा ISC बाई टू, है ना। ज़्यादातर केसेस में आपको दिखेंगे, यस ज़्यादातर केसेस में। और गेट एग्जाम के पर्पज से अगर मैं बोलूँ तो टिल नाउ अभी तक दिखा है। ठीक है, एक आध बार इंजीनियरिंग सर्विस में रुला दिया था, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन गेट में है। ठीक है, सो ये आप कंडीशन कहीं पे नोट करके आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार इसको तो मुझे ये कंडीशन नहीं पता, मुझे पूरा बनाना है, तो किस तरीके से बनाऊंगा देखिए। इसको इरेज कर देता हूं। यार मुझे पूछा है करंट, सो एक चीज पता है मुझे, V इक्वल टू VOC माइनस VOC डिवाइडेड बाई ISC इंटू आई। सो यहां से अगर मैं बोलूं VOC कितना दे रखा है 80 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 300 इंटू आई इक्वल टू V, इस तरीके से दे रखा है। ठीक, नाउ माय डियर पावर इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई। ठीक, इस तरीके से होगा। सो अगर ये आर्क माना तो यहां पे V आर्क और I आर्क इस तरीके से लिख सकता हूं। V की वैल्यू क्या है,
दिस इज आर्क, लेट अस अज्यूम दिस इज आर्क, दिस इज आर्क, इस तरीके से कह सकते हैं। सो V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई आर्क करंट के टर्म में इस तरीके से है। सो ये हो जाएगा 80 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 300। अब देखिए ये कोई हल्ला नहीं करना कि सर ये तो VT था, ट्रांसफार्मर वोल्टेज था, आर्क वोल्टेज कैसे, अरे हो जाएगा। इसीलिए उसमें ना नोटेशन, पर्टिकुलर टाइम पे नोटेशन नहीं दिया जाता जब बताते हैं उस समय। सो ये हो सकता है बेटा, ये हो सकता है आपको एग्जाम निकालना है तो ये चीज करना रहेगा, क्योंकि वो सिचुएशन दर सिचुएशन चेंज होता है। दस ओके ना, चलता है, ठीक है, ठीक। सो 80 ये आपका, अच्छा इसमें आई आर्क भी है, आई आर्क ये क्या हो गया, V की वैल्यू हो गई इंटू आई आर्क, इंटू एक बार और आई आर्क हो जाएगा, आई आर्क, ठीक। सो आई ट्रांसफॉर्मर और आई आर्क, ठीक है, दैट्स ओके, है ना। यहां पे अगर मैं बोलूं ये जो सिचुएशन लिखवाया था वो क्या हो जाएगा, वी आर्क इक्वल टू आप कह सकते हैं VOC/2 फिर, और आई आर्क इक्वल टू ऑल्सो आप कह सकते हैं ISC/2। तो ये वाला सिचुएशन भी हो जाएगा कब, मैक्सिमम पावर के कंडीशन पे, मैक्सिमम पावर के कंडीशन पे, ठीक। सो ये लिख सकते हैं भाई, ठीक। आगे बढ़ता हूं यार, इसको अगर मैं बोलूं मैक्सिमम पावर बोला है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका पावर इक्वल टू 80 इंटू आई माइनस 80 डिवाइडेड बाई 300 इंटू आई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू आई, सो dp बाई डी आई इक्वल टू 0 कर दूंगा फिर। सो ये हो जाएगा 80 माइनस 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 300 इंटू आई इक्वल टू 0। सो यहां से आई अगर निकालने जाऊंगा मैं, सो आई कितना आ रहा है, 150 आना चाहिए। लेट्स सी आता है क्या, 80 इंटू 300 2 इंटू 80 150 एम्पियर, यस आ रहा है, 150 एम्पियर विल बी द आंसर। यहीं पे, यहां पे तो करंट पूछा है, अगर वोल्टेज पूछता, अगर वोल्टेज पूछता तो क्या करते, यहां से ये आई की वैल्यू निकालता इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, और वी तो रखता ही, यहां पे वी तो रहता ही, और आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रखता, फिर से डिफरेंशिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और वोल्टेज निकाल सकता था, ठीक। तो इसका ध्यान रखिएगा। सो ये सवाल कौन सा हुआ, सवाल नंबर 57। अब देखिए 58, 59 और 60। 58, 59 आपका इफिशिएंसी पे बेस्ड है, 60 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आप एक अटेम्प्ट अपना ट्राई करेंगे इसमें, जितना मैं पढ़ाया हूं टिल नाउ उसके बेसिस पे, ठीक। एक अटेम्प्ट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी सवाल से शुरू करूंगा और कंटिन्यूशन में आगे बढ़ूंगा, ठीक। सो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। होपफुली आप एंजॉय किए होंगे ये लेक्चर, और आपके काम का लेक्चर बन जाए इसके लिए मैंने ये एफर्ट डाला है। इतना टाइम अगर आप डाल रहे हो तो ये आपका टाइम प्रॉपर यूज हो जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ें किया, और मुझे पता है कि यूज़फुल होगा एक स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था यार, मैंने भी सिलेक्शन लिया है, बहुत मेहनत किया अपने लाइफ में, तभी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, ये चीज़ मुझे पता है, ठीक है ना। और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, चाहे हंस के करो या रो के करो, तो बेहतर है हंस के करें, ठीक। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।